तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में। समझेंगे कि फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हो। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर हम फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो इसके अंदर भी वही स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, या बोल सकते हैं वही स्ट्रक्चर्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी ह्यूमन के अंदर जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स होता है, जो जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है सेम स्ट्रक्चर्स क्या है फ्रॉग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बट डिफरेंस ये है कि हमारा डेवलप ज्यादा होता है, उनका लेस डेवलप होता है। ठीक है, और कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। जनरली अगर हम फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो फ्रॉग के नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें से क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आपका क्या जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, सेम एज वैसे ही जैसे ह्यूमंस में होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाले जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, जितने भी नर्व्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या है, पीएनएस का पार्ट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले जितने भी नर्व्स होते हैं, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो या स्पाइनल नर्व्स हो, तो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स क्या है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जिसको कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं होती। ये क्या है, अनकॉन्शियसली सारी चीजों को कंट्रोल करता है या इमरजेंसी के समय में ये एक्ट करता है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, सिंपैथेटिक नर्व और गैंग्लिया आती है इसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम बेसिकली फ्रॉग के ब्रेन का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, या ऑल्फैक्टरी नर्व बेसिकली क्या है, किससे निकलेगा, ऑल्फैक्टरी लोब से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब के जस्ट नीचे क्या है, इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर होंगे जो ऊपर की तरफ तो थोड़े पतले होते हैं और नीचे की तरफ थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, और इनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे अलग अलग। और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर मिलके क्या है, सेरिब्रम का पार्ट बनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपका क्या होता है, डायएन्सेफेलॉन प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्टिक लोब होगा, उसके जस्ट नीचे सेरेबेलम हो जाएगा, फिर मेडुला ओब्लंगाटा आ जाएगा। तो इतनी सारी चीजें क्या है, मिलके फ्रॉग के ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे जो नाम है सेम एज वही नाम हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, डिफरेंसेस कहाँ देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रॉग के ब्रेन के बारे में, तो जो फ्रॉग का ब्रेन है वो भी क्या है, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्रेनियम के अंदर जब वो प्रेजेंट होगा तो ब्रेन के ऊपर बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में 3 लेयर होती है मेनिंजेस की। ठीक है, लेकिन फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर सिर्फ आपको मेनिंजेस की 2 ही लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें से जस्ट ये मान लेते हैं ये स्कल बोन है जिसको क्रेनियम बोल रहे हैं। क्रेनियम के जस्ट नीचे होता है आपका ड्यूरामेटर, और ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, पायामेटर होगा। यहाँ पे एरेक्नॉइड मैटर एब्सेंट होता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, सो अगर हम फ्रॉग के ब्रेन के बारे में बात करें तो मेनिंजेस की 2 लेयर्स प्रेजेंट होगी, जिसमें से जो जस्ट क्रेनियम के नीचे वाली जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे, ड्यूरामेटर। उसके जस्ट नीचे क्या होगा, पायामेटर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है एरेक्नॉइड मैटर एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इन मेनिंजेस के बीच में एक स्पेस खाली होता है और इस स्पेस के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है,
उसके अलावा क्या है, ब्रेन के अंदर भी आपको बहुत सारी कैविटीज देखने को मिलेंगी। जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बीच में कैविटीज देखने को मिलेगी। जैसे सपोज करो कि ऑप्टिक लोब के अंदर कैविटी होगा, आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर कैविटी होगा, यानी जितने भी स्ट्रक्चर है सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होता है, और उस कैविटी के थ्रू या उस कैविटी के अंदर आप बोलेंगे तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, जो बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, साथ के साथ प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इस स्ट्रक्चर्स के बारे में याद रखना है। ठीक है, सो ये जो बेसिकली अभी मैंने बताया कि इन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो कैविटी होता है, कैनाल सिस्टम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, जो कैविटीज जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, द कैविटीज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो उन सभी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हम इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार फटाफट जितनी चीजें भी मैंने बात की है उसको एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करूं तो जो फ्रॉग का ब्रेन है वो कैसा होगा, व्हाइट कलर्ड का होगा, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, व्हाइट कलर का होगा और बिल्कुल एकदम लंबा सा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा और समवट फ्लैटेंड होता है, यानी चपटा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, किसके अंदर, क्रेनियम के अंदर, यानी जो स्कल या क्रेनियम है उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड होगा। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो इसका ब्रेन है उसके चारों तरफ 2 कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन की एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे अंदर वाला होगा, जैसे सपोज करो ये क्रेनियम है, ये आपका क्रेनियम है, उसके जस्ट नीचे एक दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर होगी, और उसके जस्ट नीचे यहां पर आप देखोगे तो यहां पे एक दूसरा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जिसको आप पायामेटर बोलते हो। इसको क्या बोलेंगे, पायामेटर बोलेंगे। तो इस तरीके से इसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होगी। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ह्यूमंस में 3 मेम्ब्रेन होता है, बट फ्रॉग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही मेम्ब्रेन को देख पाते हो। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, सो इनर मेम्ब्रेन जो होगा उसको पायामेटर बोलेंगे, और ये काफी ज्यादा डेलिकेट होता है। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इस मेम्ब्रेन को सेपरेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। सो काफी डेलिकेट होगा, पिगमेंटेड होगा, उसके बाद ये क्या है, हाईली वेस्कुलर होता है, और ये डायरेक्टली ब्रेन से चिपका हुआ होता है या ब्रेन से अप्लाइड होता है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको ड्यूरामेटर बोलेंगे, और ये टफ और फाइब्रस नेचर का होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और उसके अलावा क्या है कि क्रेनियल कैविटी से डायरेक्टली टच में होगा। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन्स के बीच में और बोल सकते हैं ब्रेन के अलग अलग पार्ट में आपको कैविटीज देखने को मिलेंगी जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज हमने लिखा है कि एक नैरो स्पेस आपको देखने को मिलेगा मेम्ब्रेन्स के बीच में। ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर आपको एक क्लियरली वाटरी आप लिम्फेटिक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करेगा और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके अलावा ब्रेन के अंदर आपको बहुत सारे इनर कैविटीज देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वेंट्रिकल्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आसानी से मूव कर सके। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फ्रॉग के अंदर जो ब्रेन होता है वो आप देखेंगे कि डॉग फिश के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इस तरीके से 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई डोंट थिंक ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा हार्ड है, बिकॉज इसकी जो समवट सिमिलैरिटी है वो ह्यूमन ब्रेन से मैच करती है, तो इसको याद करना मुझे लगता है बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन के अंदर हम ऊपर से देखना स्टार्ट करें, ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हमने फोर ब्रेन यहाँ पे मार्क कर रखा है, तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देखेंगे 1 और 2, तो 2 तो होंगे आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स, उसके बाद आपको 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा डायनसेफ्लॉन। तो ये आपके 2 ऑल्फैक्टरी लोब,
उसके बाद 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर और जस्ट उसके नीचे डायनसेफ्लॉन। ये तीनों चीज मिलके क्या है आपके आप बोल सकते हैं फोर ब्रेन का पार्ट बनाते हैं, ये चीज याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब की। अगर हम ऑल्फैक्टरी लोब की बात करें तो ये सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट है और 2 नंबर में होते हैं, यानी बेसिकली 2 होंगे। तो ये क्या होगा, सबसे एंटीरियर मोस्ट पार्ट होगा और इसकी जो संख्या है वो कितनी होगी, 2 होगी। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये स्मॉल होते हैं और स्फेरिकल लोब्स होते हैं, यानी स्फेरिकल शेप में होंगे या स्फेरिकल टाइप के होंगे, चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि इसका मेन फंक्शन ऑल्फैक्शन है। ऑल्फैक्शन का मतलब स्मेल में पार्टिसिपेट करता है, स्मेलिंग के लिए होता है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यही लिखा है मैंने कि सेंडिंग अ स्मेल स्मॉल ऑल्फैक्टरी नर्व टू द नेजल चैम्बर ऑफ इट्स साइड, यानी ये क्या करेगा कि अपने साइड वाले से, यानी ये जो मान लेते हैं 2 है हमारे, तो यहां से क्या होगा, इस तरीके से नर्व निकालेगा और ये जो नर्व है कहां जाएगा, नेजल चैम्बर को सप्लाई किया जाता है सो दैट कि वो स्मेल को सेंस कर सके, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये क्या होगा कि ये जो दोनों लोब्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एंड कंटेन्स अ स्मॉल कैविटी ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल और राइनोसील। इसका मतलब क्या है कि इस ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर आपको क्या होगा, इस तरीके से 2 बेसिकली कैविटी देखने को मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल या राइनोसील। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेन के जितने भी पार्ट होते हैं हर पार्ट के अंदर आपको कैविटीज देखने को मिलेंगी और इन कैविटीज को हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब क्यों कैविटी आपके ऑल्फैक्टरी लोब के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्फैक्टरी वेंट्रिकल या इसी को राइनोसील भी बोलेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है ये डायरेक्टली किससे कंसर्न होगा, सेंस ऑफ स्मेल से, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है, ऑल्फैक्शन में पार्टिसिपेट करना, यानी ये स्मेल को सेंस करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर की बात करें तो ये भी क्या है, इसकी संख्या भी 2 होगी, ठीक है। ऊपर की साइड ये कैसे होते हैं, पतले होते हैं और नीचे की साइड थोड़े से फैले हुए होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। अगर हम पीछे की तरफ देखें, किसके, ऑल्फैक्टरी लोब के जस्ट पीछे से, यानी जहां पर ऑल्फैक्टरी लोब खत्म होगा ऊपर से, उसके जस्ट नीचे, ऑल्फैक्टरी लोब के जस्ट नीचे या उसके पोस्टीरियर एंड पे आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्लाइटली कंस्ट्रिक्शन, 2 लार्ज सेरेब्रल हेमिस्फेयर देखने को मिल जाता है जो कि सेरेब्रम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपको लॉन्ग होगा, यानी स्ट्रक्चर कैसा है, लॉन्ग है। उसके अलावा ओवल शेप का होगा और स्मूथ स्ट्रक्चर है, ठीक है। नैरो इन फ्रंट, यानी आगे की तरफ क्या होगा, चपटा होगा और उसके बाद बात करें तो पीछे की तरफ ये ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनके बीच में एक स्पेस देखने को मिलता है, यानी ये जो 2 आप देख रहे हो यहाँ पे सेरेब्रल हेमिस्फेयर, इसके बीच में एक स्पेस, एक खाली जगह देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, एक खाली जगह देखने को मिलता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या फिशर बोलते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब क्योंकि इसके अंदर भी आपको कैविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर कैविटी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर देखो ऑप्टिकल जो लोब था उसमें भी कैविटी है, उसके जस्ट बाद ये नीचे भी आपको कैविटी देखने को मिल रही है। ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड लेटरल वेंट्रिकल्स बोलेंगे, या इसको हम पैरासील भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये याद रखना है कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है उसको फर्स्ट सेकंड लेटरल वेंट्रिकल या फिर उसको पैरासील बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों वेंट्रिकल है ये डायरेक्टली ऑल्फैक्टरी लोब के साथ बेसिकली बोल सकते हैं उसके साथ कनेक्टेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे वेंट्रिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल का सिंपल मतलब है ये खाली इस तरीके से पाइप जैसा स्ट्रक्चर जहां से क्या बात फ्लो कर सके, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो कर सके, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पीछे की तरफ अगर हम ध्यान दें, ठीक है, पीछे की तरफ ध्यान दें तो ये जो वेंट्रिकल्स है, ये जो इधर आप वेंट्रिकल्स देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल, ये पीछे की तरफ यहां पर जाके कनेक्ट होते हैं और ये जो कनेक्शन पॉइंट होता है इसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं और ये थर्ड वेंट्रिकल आपको डायनसेफ्लॉन में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टली किससे कनेक्ट होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल से, लेकिन उनके बीच में एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फोरामेन ऑफ मोनरो बोलते हैं, ठीक है। फोरामेन का मतलब होता है कि स्पेस, एक खाली जगह या एक बोल सकते हो एक होल जिसके थ्रू कोई चीज स्ट्रक्चर पास आउट होता है उसको फोरामेन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है
कि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल या जिसको पैरासील बोलते हैं वो डायरेक्टली थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है थ्रू अ चैम्बर या थ्रू अ स्पेस जिसको हम फोरामेन मोनरो बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होगा थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यही हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पोस्टीरियरली क्या होगा कि जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल है वो डायरेक्टली थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील से कनेक्ट होंगे थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर ये पॉइंट याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यहां पर क्या होगा कि जो थिन रूफ होता है सेरेब्रम का, जो थिन रूफ होगा उसको क्या बोलते हैं, पैलियम बोलते हैं। बट इसका जो लेटरल ये वेंट्रोलेटरल साइड होगा उसको वो थिक होता है जिसको हम कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। यानी इसका जो डॉर्सल साइड होगा वो थिन होगा, ठीक है। डॉर्सल साइड वाला कैसा होगा, थिन होगा उसका, लेकिन वेंट्रोलेटरल साइड कैसा होता है, थिक होता है जिसको हम कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं। यानी ये वाला जो आप व्यू देख रहे हो डॉर्सल है और ये वाला जो व्यू देख रहे हो वेंट्रल व्यू है, ठीक है। तो यहीं पे आपको कॉर्पस स्ट्रेटम देखने को मिलता है जो कि आपस में कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये जो कॉर्पस स्ट्रेटम है वो आपस में कनेक्टेड होता है थ्रू एंटीरियर कमीशर, यानी इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर कमीशर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर कमीशर। ये याद रखना है नाम कि आपके जो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो नाम याद रखना है एंटीरियर कमीशर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो हेमिस्फेयर्स है ये जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इसका काम क्या होता है, तो यहाँ पर मेमोरी, इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस, विल, ये सारी चीजों को या वॉलेंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है। वॉलेंटरी एक्शंस का मतलब होता है जिसको आप अपनी विल या अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो, उसका सारा का सारा काम कौन करता है, आपका सेरिब्रल हेमिस्फेयर या सेरिब्रम करता है, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं डायनसेफलॉन की। तो डायनसेफलॉन आप देखोगे कि जस्ट यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फेयर के जस्ट नीचे क्या होता है, डायनसेफलॉन होगा और इसके अंदर आप देखेंगे कि थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। थर्ड वेंट्रिकल फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो की मदद से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरली डायनसेफलॉन की बात करें तो कैसा है, शॉर्ट है, रोम्बॉइड एंड डिप्रेस्ड रीजन जस्ट बिहाइंड द सेरेब्रम, यानी ये कैसा होगा, छोटा सा रोम्बॉइड शेप का होगा और आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डायोसील है वो डायरेक्टली क्या है, ऊपर से आने वाली फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या होगा कि इसका जो थिक लेटरल वॉल्स है, इसका जो थिक लेटरल वॉल होगा उसको हम ऑप्टिक थैलेमिक बोलते हैं और इसका जो थिक फ्लोर होगा उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फ्लोर होगा, इसका जो ऊपर वाला फ्लोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस बोलेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसका जो डॉर्सल रूफ है, ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बोलेंगे। तो जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या है, डायनसेफलॉन है और ये डॉर्सल व्यू है। तो डॉर्सल साइड में यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे इस तरीके से ब्लड वेसल्स के इस तरीके से नेटवर्क प्रेजेंट होगा। प्लेक्सस का मतलब होता है जाल प्रेजेंट होगा और इस प्लेक्सस को हम क्या नाम देते हैं, एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे आप देखोगे कि एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जहां पर पीनियल स्टॉक प्रेजेंट होगा। यानी इसके जस्ट पीछे, अगर इसका जस्ट पीछे देखेंगे तो इस तरीके से लटका हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको पीनियल स्टॉक बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो टेडपोल होता है उसमें क्या होगा, स्मॉल स्फेरिकल पीनियल बॉडी प्रेजेंट होता है जो कि स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होगा, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है कुछ इस तरीके से कनेक्शन वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किधर की तरफ प्रेजेंट होगा, इसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इट इज डिटैच एंड कम्स आउट साइड टू द स्कल इन अडल्ट फ्रॉग। अडल्ट फ्रॉग में क्या होगा, डायनसेफलॉन बाहर की तरफ मतलब स्कल के बाहर आ जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस ऑफ डायनसेफलॉन में आपको एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम ऑप्टिक क्याज्मा बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्टिक क्याज्मा का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब दो ऑप्टिक नर्व आपस में एक दूसरे से क्रॉस करती हैं। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो ये इसका वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू में आप देखेंगे इस तरीके से दो ऑप्टिक नर्व आपस में इस तरीके से क्रॉस करती हैं जिसकी वजह से ऑप्टिक क्याज्मा का फॉर्मेशन होता है डायनसेफलॉन के वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो बेसिकली क्या है, विजन में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट पोस्टीरियर टू द ऑप्टिक क्याज्मा इज अ लार्ज मीडियन
बाइलोब प्रोजेक्शन ऑफ इन्फेंडिबुलम विच बियर्स फ्लैटेंड ओवल पिट्यूटरी बॉडी और हाइपोफाइसिस। इसके जस्ट नीचे क्या होता है, आपको बाइलोब इन्फेंडिबुलम देखने को मिलेगा। ऑप्टिक क्याज्मा के जस्ट नीचे क्या है, इन्फेंडिबुलम होगा, और वहां पर इस तरीके से एक लटका हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको पिट्यूटरी बोलते हैं या हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो डायनसेफ्लॉन के वेंट्रल साइड में ऑप्टिक क्याज्मा होगा, उसके जस्ट नीचे बाइलोब्ड इन्फेंडिबुलम होगा, और इन्फेंडिबुलम से ही आपको स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पिट्यूटरी का देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो डायनसेफ्लॉन है उसका काम क्या होगा, विजन और बैलेंस में ये हेल्प करता है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की बात करें तो जैसे ह्यूमन में आपने पढ़ा था कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और उसके बाद क्रूरा सेरिब्री प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में। तो यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि यहाँ पे कॉर्पोरा बाइजेमिना होता है। यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, 4 स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलता, और क्रूरा सेरिब्री तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेनिंग नैरो कैनाल्स और द इटर एंड द एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। ठीक है, सो यहां पर बेसिकली होगा क्या कि आप देखेंगे ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होगा और ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि ऑप्टिक लोब सिर्फ 2 ही होते हैं। ठीक है, 2 ऑप्टिक लोब होने की वजह से हम इसको बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना। ह्यूमंस में 4 होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये डिफरेंस है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं कॉर्पोरा बाइजेमिना। अब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ थर्ड वेंट्रिकल था जो डायनसेफ्लॉन में था। अब डायनसेफ्लॉन के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ये दूसरा नेक्स्ट वेंट्रिकल आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल, और ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे कि एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये जो ऑप्टिक वेंट्रिकल्स है ये डायरेक्टली क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ टच में आएगा थ्रू दिस कैनाल, जिसको हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सो ये क्या होगा, विच कंटिन्यूज विद द थर्ड वेंट्रिकल इन फ्रंट एंड फोर्थ वेंट्रिकल इन बिहाइंड। यानी ऊपर की तरफ थर्ड वेंट्रिकल और नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल के साथ ये जो ऑप्टिक वेंट्रिकल होगा वो कनेक्टेड होगा, लेकिन आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या इटर भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर भी जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 2 लार्ज ऑप्टिक लोब्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको हम कॉर्पोरा बाइजेमिना बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कैनाल प्रेजेंट होगा उसको ऑप्टोसील बोलेंगे या ऑप्टिक वेंट्रिकल भी बोल सकते हैं, जो डायरेक्टली कहाँ ओपन होता है, इटर में या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस में ओपन होगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको थिक लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स भी देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रूरा सेरिब्री बोलते हैं। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है कि फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम ये होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सो बेसिकली क्या करेगा, डायनसेफ्लॉन को मेडुला से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी फोर ब्रेन को लास्ट में हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करेगा। ऑप्टिक लोब का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये बेसिकली क्या है कि विजन में पार्टिसिपेट करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हिंड ब्रेन। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर आपका सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा आ जाता है। ठीक है, हिंड ब्रेन में क्या आ जाएगा, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। सेरेबेलम का काम क्या होता है, बैलेंस में पार्टिसिपेट करना। तो फ्रॉग के केस में जो सेरेबेलम है वो ज्यादा डेवलप नहीं होता, क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका होगा, आपके मेडुला ऑब्लंगाटा का होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जस्ट ह्यूमन के जैसी हैं। तो एक बार अगर आपको पता है तो यहाँ पर ये सारी चीजें समझ पाना बहुत आसान है, और इसको एक बार अगर आप आरएल कोटवाल से रीड कर लोगे तो सारा का सारा जो टर्म है वो अच्छे से एकदम एक साथ एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, सो एक बार इस लेक्चर के बाद एक बार जाकर आप बुक जरूर रीड कर लें, जिससे सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर बुक नहीं खरीदा है तो उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप जाकर उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेरेबेलम की। तो सेरेबेलम की बात करें तो यहाँ पर फ्रॉग के अंदर ये पुअरली डेवलप होता है, बिकॉज इसकी एसएच वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, और सेरेबेलम का काम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम मेडुला ऑब्लंगाटा की बात करें तो बेसिकली क्या है, लास्ट पार्ट होता है और कॉनिकल नेचर का होगा, यानी कोन जैसा स्ट्रक्चर होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूअस में होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको एक ट्रायंगुलर कैविटी देखने को मिलती है, जिसको फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं या इसी को मेटासील बोलेंगे। ठीक है, और मेटासील क्या होगा, कंटिन्यूअस होता है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के साथ, और नीचे की तरफ बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। मतलब
कि यहाँ पर जो वेंट्रिकल है, जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है, अब वो डायरेक्टली कंटिन्यूअस हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो वेंट्रिकल या बोल सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्पेस खाली होगा उसके साथ ये कंटिन्यूअस में चला जाएगा, सो दैट कि जो ओवरऑल जो लिक्विड है या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन में फ्लो करता रहे। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो कैसा है, थिन एंड हाईली वेस्कुलर डॉर्सल रूफ होगा ऑफ मेटासील फॉर्म्स द पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। यहाँ पे क्या होगा कि पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस वहां पर बन रहा था एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, और यहाँ पर क्या बन रहा है, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस का फॉर्मेशन करेगा। ये चीज आपको याद रखना है। मेडुला का मेन फंक्शन होता है कि जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस है बॉडी में, जैसे हार्ट बीट, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, इन सभी में ये पार्टिसिपेट करता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर मेडुला ऑब्लंगाटा को हम रिमूव कर देते हैं तो जो फ्रॉग है उसकी सडन डेथ हो जाती है। ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट आप बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये मेडुला ऑब्लंगाटा से बिल्कुल कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर शो करता है, और मेडुला ऑब्लंगाटा के बाद क्या होगा कि जस्ट स्ट्रक्चर के मेडुला के बाद जस्ट ये स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है, और स्पाइनल कॉर्ड से ही क्या है आपके बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, ठीक है। इसमें एक डॉर्सल ब्रांच होता है, एक वेंट्रल ब्रांच होता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला जो नर्व होता है वो मिक्स नेचर का होता है, ठीक है। जिसमें से डॉर्सल ब्रांच में एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। एफरेंट न्यूरॉन का मतलब कि जो सिग्नल्स को बाहर से लेके आए, ठीक है। और वेंट्रल ब्रांच में क्या होता है कि वहां पे इफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो उस सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। सो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स आर्क में हेल्प करता है या रिफ्लेक्स एक्शंस में हेल्प करता है, यानी जो बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शंस होते हैं या क्विक एक्शंस होते हैं उनके लिए जनरली क्या है स्पाइनल कॉर्ड पार्टिसिपेट करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये चीज हमने लिखा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के साथ कंटिन्यूअस करता है, और फोरामेन ऑफ मैग्नम के बाद, फोरामेन ऑफ मैग्नम के बाद आप देखेंगे कि पूरा का पूरा वेंट्रल या स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक स्पेस बना हुआ होता है जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो एक शॉर्ट, थिक और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैटेंड और व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे ब्रेन होता है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड भी मेनिंजेस से मतलब कि कवर्ड होता है, जिसमें पाया मैटर और ड्यूरा मैटर आपको देखने को मिल जाएगा, और उसको नरिश करने के लिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पीछे की तरफ जब टर्मिनेट होता है तो यहाँ पर एक हॉर्स के टेल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम फाइलम टर्मिनली बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दो जगह पे यहाँ पर थिक ब्रांचिंग शो करता है, एक तो ब्रैंकियल रीजन में या जिसको ब्रैंकियल साइड बोलेंगे, और एक सियाटिक नर्व, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दो जगह आपको यहाँ पर थिकनिंग देखने को मिलेगी, यानी नर्व्स की थिकनिंग होती है दो जगह पे, एक तो ब्रैंकियल रीजन में यानी ये डायरेक्टली क्या है लिम्स को सप्लाई करता है, और जो सियाटिक नर्व है ये डायरेक्टली जो लोअर लिम्स होता है, लेग्स होता है, उनको सप्लाई करता है, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। सो स्पाइनल कॉर्ड क्या है स्वेलिंग शो करता है दो जगहों पे, एक होता है ब्रैंकियल इनलार्जमेंट और जो कि फोरलिम्स को सप्लाई करेगा, और दूसरा क्या है सियाटिक जो कि लंबर स्वेलिंग्स या जो बोल सकते हैं कि लंबर रीजन या लोअर लिम्स को सप्लाई करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है एक पर्टिकुलर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या होगा, सबसे ऊपर व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है और उसके जस्ट नीचे क्या होगा ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा, लेकिन ब्रेन में जस्ट उल्टा होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की, तो क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से दो, यानी बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बेसिकली अपने अंदर से कुछ नर्व्स निकालता है, ठीक है। अगर ब्रेन निकालेगा तो उसको क्रेनियल नर्व बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे स्पाइनल नर्व, और ये किसका पार्ट है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। सो अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो फ्रॉग के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उसकी संख्या 10 होती है, ठीक है। टोटल कितने नंबर होते हैं इसके, नंबर 10 होगी, ठीक है। अब जनरली ऐसा माना गया है यहाँ पर एक टर्मिनल नर्व और प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऐसा बोला जाता है कि 11 है, लेकिन यूजुअली हम कितना काउंट करते हैं 10 काउंट करके चलते हैं। तो क्रेनियल नर्व कितने होंगे यहाँ पे टोटल 10 होते हैं, ठीक है। और ये पूरा क्या है कि पूरा क्रेनियम को सप्लाई करता है, ये चीज आपको याद रखना है। जनरली अगर हम बात करें तो फ्रॉग के अंदर 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है।
सो ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन ऑफ द फ्रॉग। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टर्मिनल नर्व और है जिसको कंसीडर करने के लिए बोला जाता है, जिसकी वजह से 11 हो सकते हैं, लेकिन हम पेपर में कितना लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो नंबर, नेम और ओरिजिन है वो क्या है, डिपेंड करता है कि उसके नेचर या फिर बोल सकते हैं कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होता है और उन स्पेसेस से ही आपका स्पाइनल नर्व्स निकलेगा, ठीक है। अब ये स्पाइनल नर्व हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये भी क्या होगा, 10 पेयर प्रेजेंट होगा, ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन कुछ ऐसा माना जाता है अडल्ट फ्रॉग के अंदर रिड्यूस होकर 9 हो जाता है, लेकिन हम ये भी 10 याद रखेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है शॉर्ट होगा, ठीक है, छोटा होता है साइज में, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर 2 रूट्स देखने को मिलता है, एक डॉर्सल रूट और एक होता है वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट के अंदर जैसे सपोज करो ये एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, ऐसा मान के चलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या इस तरीके से 2 रूट्स निकलते हैं, इस तरीके से 2 रूट्स निकलते हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं डॉर्सल रूट, एक को बोलते हैं वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट के अंदर एफरेंट न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, एफरेंट को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होगा कि सेंस ऑर्गन से जितने भी होने वाले स्टिमुलस है उसको कलेक्ट करता है। और ये जो आपका इफरेंट न्यूरॉन है जिसको मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, ये काम क्या करेगा, उसको बेसिकली प्रोसेस करने के बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो सिग्नल को लेके जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पर जो अब ये याद रखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व होता है वो मिक्स्ड टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के न्यूरॉन होंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, मिक्स्ड नेचर का होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो भी ये सारी चीजें हमने भी डिस्कस कर ली कि मिक्स्ड नेचर का होगा, ये चीज याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे जो डॉर्सल साइड होता है, जो डॉर्सल वाला जो नर्व है उसके ऊपर आप देखेंगे कि ग्लैंड्स ऑफ सैमरडम प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि कैल्शियम की पूर्ति करता है, यानी कैल्शियम की कमी को बेसिकली क्या करता है, पूर्ति करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक होगा रैमस डॉर्सलिस, उसके बाद क्या होगा रैमस वेंट्रलिस, और उसके बाद होता है रैमस कम्युनिकेंस, ठीक है। तो रैमस डॉर्सलिस के अंदर क्या होगा कि डॉर्सल नर्व रूट वाला पार्ट बता रहे हैं जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। उसके बाद वेंट्रल वाले पार्ट में क्या होगा कि आपका वेंट्रल वाले पार्ट में कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन्स होगा, और जो कम्युनिकेंस होता है वो उन दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट कि जो सेकंड लार्जेस्ट अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड में, जो सबसे फर्स्ट वाला जो स्पाइनल नर्व है वो डायरेक्टली टंग को सप्लाई किया जाता है, हाइपोग्लोसल को, और सेकंड वर्टिब्री के अंदर जो होगा वो किसको सप्लाई करता है, मसल्स और टंग को सप्लाई करेगा, चीज आपको याद रखना है। सेकंड जो स्पाइनल नर्व है वो क्या होगा, लार्ज होगा और वो बड़ा होता है, स्टाउट होता है, ये चीज इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो कि ये वाला जो ब्रेंकियल, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्पाइनल नर्व है, यही आगे कंटिन्यू होके ब्रेंकियल के साथ भी जुड़ा हुआ होता है, ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 4th 5th 6th है वो स्पाइनल नर्व क्या है, डायरेक्टली जो लिम्ब वाला पार्ट है उसको सप्लाई करता है, और ये जो 7th 8th 9th 10th है ये किसको सप्लाई करता है, लोअर लिम्ब या एब्डोमेन वाले रीजन्स को सप्लाई करता है। तो यही चीजें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और बेसिकली क्या होता है 2 नंबर में होंगे, और ये इस तरीके से ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है आपको जिसको सिंपैथेटिक हम गैंग्लिया बोल रहे हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लिया डायरेक्टली स्पाइनल नर्व्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और कनेक्ट करने के लिए बेसिकली क्या होता है रैमस कम्युनिकेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी याद रखना है कि ये दोनों सिंपैथेटिक गैंग्लिया भी आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कमीशर्स होते हैं, ठीक है। कमीशर्स क्या करेंगे, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये जो जनरली आपका
जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होगा, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है। जैसे सपोज करो सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ग्लैंडुलर ऑर्गन, यानी जिन पे हमारा विल नहीं होता, या सपोज करो हम भूल जाते हैं फिर भी वो सारी चीजें फंक्शन कर रही होती हैं, उनको कंट्रोल करने का ये काम करता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।